हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सिलेक्शन में। ठीक है, आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एम सिलेक्शन में। और आपको नाम तो मेरा पता ही होगा, मैं प्रतिभा। ठीक है, आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज चलिए हम लोग जानते हैं यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट क्या होता है, यूजीसी नेट का फॉर्म कैसे फिल किया जा सकता है, कितने परसेंटेज होने चाहिए और क्या छूट मिलती है कि नहीं मिलती है, एज में क्या रिलैक्सेशन है, वो सारी चीजें हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट किए बिना। अच्छा, एक चीज और बता दूं, हमारे पड़ोसी में के घर में मकान में काम चल रहा है, तो आपको थोड़ी सी आवाज आएगी, थोड़ा मे भी हो सकता हो कि डिस्टरबेंस भी थोड़ा बहुत हो, तो प्लीज उसे मैनेज कर लीजिएगा। और हम लोग यहाँ पर अपने पढ़ने पे फोकस करते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट चलते हैं। अच्छा, यूजीसी नेट क्या होता है? यूजीसी नेट का फुल फॉर्म मैं फटाफट आपको बता देती हूँ कि यूजीसी नेट का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी नेट आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा नाम लिखा हुआ है। देखिए, मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का फुल फॉर्म है। नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। यह एक जो नेट है ना, वो एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है। ठीक है, जिसमें यह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि जो एनटीए हमारा है, एनटीए के द्वारा आयोजित कराई जाती है। एनटीए एक संस्था है, और ठीक है, जो ये और नेट का एग्जाम है वो कंडक्ट कराता है। जैसे आपका नेट हो गया, सीयूटी हो गया, नीट हो गया, यूजीपीजी के जो भी ये सारे एग्जाम्स क्या हैं, एनटीए कंडक्ट कराता है। ठीक है, अच्छा, इस परीक्षा का क्या उद्देश्य है? ठीक है, इस परीक्षा का ये उद्देश्य होता है नेट का, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसे प्लीज आप लोग नजरअंदाज भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सही कर देती हूँ, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जब आप नेट क्वालिफाई करते हैं, नेट का फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और क्या अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। ठीक है, जैसे अभी देखिए, अभी हमारा जो रिजल्ट है ना नेट का, वो 3 कैटेगरी में आ गया है। कितने? 3 कैटेगरी में आ गया है। जैसे आपका यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, ठीक है, फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जेआरएफ हो गया, एंड पीएचडी हो गया। ठीक है, इसके 3 कैटेगरी में अब हमारा रिजल्ट यूजीसी नेट का आता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू कि मैंने हमेशा बोला कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। जैसे कि आपका तो फिक्स मार्क्स है कि 300 मार्क्स के होने हैं, आपका 150 क्वेश्चन होता है, 300 मार्क्स आपके नेट में क्लियर हैं। ठीक है, कि आपके इतने आने हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अगर यहाँ पर आपका 100 मार्क्स है, ठीक है, 100 मार्क्स में अगर आप 80 मार्क्स लाते हैं तो आप यानी कि पीएचडी के लिए इनरोल्ड हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं पीएचडी में एडमिशन कराने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर पीएचडी में क्या होते हैं, एडमिशन कराने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि भाई आपको एनटीए ने, नेट ने आपको एलिजिबली बना दिया है कि आप पीएचडी अब कर सकते हैं किसी संस्था में। संस्था इन द सेंस कि किसी भी कॉलेज में जाकर आप पीएचडी के लिए इनरोल्ड कर सकते हैं। लेकिन वहां का भी जैसे जो भी फॉर्मेलिटी होती है उसको पूरा करके, जैसे मान लीजिए प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं वो पीएचडी कराती हैं, और गवर्नमेंट तो है ही है, तो आप पीएचडी के लिए वहां पर एनरोल्ड हो गए हैं, आप जाकर वहां पर करा सकते हैं अपनी पीएचडी के लिए, आगे आप प्रोसेस कर सकते हैं नेट का। ये जो एक नेट का जो एग्जाम है ना, वो एज एक कह सकते हैं कि इन सब के लिए कि एंट्रेंस ही है। कि जैसे आप देखे होंगे कि यूजी पीजी में एग्जाम होता है तो आपको एंट्रेंस कराया जाता है, देन उसके बाद आप अप्लाई करते हैं।
ठीक है। तो इसी तरीके से ये है कि ये जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये बताता है कि आप इन सब कैटेगरी के लिए, जो 3 कैटेगरी आपकी दी हुई हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हो गए हैं, यानी कि योग्य हो गए हैं। ठीक है। अब आप आगे जाकर आप अपनी जो भी कैटेगरीज है, जिस कैटेगरीज में आपका एग्जाम, आपका रिजल्ट आया है, आप उसके लिए आगे अप्लाई कर सकते हैं। राइट, इतना समझ में आया। चलिए, अब हाँ, मैं एग्जाम्पल आप लोगों को बता रही थी। जैसे मान लीजिए कि आपका 80 मार्क्स आया तो आप पीएचडी के लिए इनरोल्ड हो गए। आपका 100 में, आपका एग्जाम्पल ही बता रही हूँ, आपका 100 में अगर आपके 90 मार्क्स आते हैं, 95 आते हैं, तो आप क्या हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप योग्य हो गए हैं, एलिजिबल हो गए हैं। आप जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप आगे जो भी मतलब प्रोफेसर बन सकते हैं, ये इसके लिए है। लेकिन अलग अलग कॉलेजों में भी इसके एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस होता है, उसको क्वालिफाई करते हैं, तब आप जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। यहाँ पर आप इस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए हैं कि आप अब आगे की कार्यवाही कर सकते हैं। समझ गए? यानी कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप योग्य हो गए हैं क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आपका 90%, जैसे आपका 100 में 100% आता है, ठीक है, तो इसका मतलब आप जीआरएफ क्वालिफाई कर लिए हैं, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई कर लिए हैं। आप इसके लिए मतलब आप एलिजिबल हो गए हैं। आप जाकर किसी संस्था में, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में आप रिसर्च के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ पर अब बात कर लेते हैं, ये आपको समझ में आ गई कि आप जीआरएफ के लिए यानी कि एलिजिबल हो गए हैं। नेट जो होता है, नेट पास करके आप किसी भी कॉलेज में क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जैसे किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, वहां पे भी वैकेंसी निकलती है, आपको फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है। आपको एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपका जो भी इंटरव्यू, जो भी वहां का प्रोसेस है कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, उसको आप क्लियर करते हैं तो आप वहां के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अच्छा, नेट में भी 3 तरीके से होती हैं, जैसे आपका गेस्ट फैकल्टी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बेस हो गए, और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब जो परमानेंट प्रोफेसर होते हैं वो होते हैं। ठीक है। गेस्ट फैकल्टी में मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका लेक्चर बेस होता है ना फैकल्टी, जैसे आपको एक लेक्चर का इतना पे आउट होगा, इस तरीके से आपको गेस्ट फैकल्टी रखा जाता है कि आप वहां पर पढ़ा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस वो होते हैं जो आपको मतलब 1 साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट असाइन होता है कि आप भाई हमारे यहाँ 1 साल के लिए बाध्य हो गए हैं, आपको यहाँ पर इस सब्जेक्ट के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, आप यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आप पढ़ाएंगे हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप एलिजिबल हो गए। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होता है ये कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फैकल्टी होती है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बिहार पर उनका उतना जो भी पे आउट होता है वो मिलता है, पे आउट इन द सैलरी। ठीक है। गेस्ट फैकल्टी का यहाँ पे लेक्चर होता है, लेक्चर पर लेक्चर का उनको एक अमाउंट होता है, जो भी जिस कॉलेज का जितना भी अमाउंट डिसाइडेड होता है उसके अकॉर्डिंग उनको मिलता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो परमानेंट फैकल्टी होती है। परमानेंट जो हमारी फैकल्टी होती हैं वो जैसे वहाँ के कॉलेज पे एग्जाम देती हैं, ठीक है, वो क्वालिफाइड होती हैं, उनका इंटरव्यू होता है, सारी चीजें होती है, तो वहाँ की परमानेंट फैकल्टी हो जाती हैं। ठीक है। ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं जीआरएफ के लिए। जीआरएफ में आपको पीएचडी यानी कि रिसर्च करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो आपको फेलोशिप देती है। ठीक है। यानी कि अगर हम एक उसमें बात कर ले तो जैसे आपको बचपन में आपने देखा होगा कि आपको वजीफा मिलता था, इसलिए आपको कहते ना कि मुझे तो वजीफा आ गया है और मेरे को इस तरीके से आपको फेलोशिप प्रोवाइड करती है क्या, आपको रिसर्च करने के लिए। ठीक है।
और ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बनने के लिए भी पात्र रखती है। मतलब अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई कर लिए हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं, आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल। मतलब अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप तीनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये क्वालिफाई करते, जैसे नेट क्वालिफाई करते हैं तो नेट और पीएचडी के लिए, पीएचडी केवल क्वालिफाई करते हैं तो ओनली ऑफ पीएचडी के लिए क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, तो आपको वो रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट आपको फेलोशिप देती है, यानी कि वजीफा देती है, जिससे आप एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर उस टॉपिक पे जो भी आपका है उस पर डीपली रिसर्च कर सकें। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट आपको फेलोशिप प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो जीआरएफ के लिए है, जैसे इसका भी बहुत बड़ा रोल है कि आप यहाँ पर, मैं इसको एक अलग वीडियो में आपको इसके पूरे एनालिसिस जो है कि जीआरएफ के क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, चलिए भाई, ये तो आपका हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी कि आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए कि यूजीसी नेट को फिल करने के लिए, यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पर जैसे मास्टर डिग्री में आपका 55% होना चाहिए, ये जनरल वालों के लिए है, सामान्य वर्ग वालों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर 50% SC ST OBC EWS PWD ये जितने भी लोग हैं उनके लिए आपको क्या 50% अगर आपका मास्टर में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो जनरल वाले हैं वो जो है नेट का फॉर्म, अगर आपका मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, रिलेवेंट आपका जो सब्जेक्ट है उसमें। ठीक है, यहाँ पर उनकी जो आयु की, अगर हम एज सीमा की, एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो जीआरएफ में जो है अधिकतम एज लिमिट जो है वो आपकी 30 साल है, 30 इयर्स है। ठीक है, अब और जो SC ST फीमेल हैं उनके लिए यहाँ पर 35 वर्ष यानी कि 35 साल तक छूट दी गई है। ठीक, आप सोच लो भाई, जीआरएफ का ये है। अब हर एक अगर आपको फैसिलिटीज मिलती है तो मुझे लगता है कि आप मन लगा के भाई कर लो। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की कोई सीमा नहीं है, यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं परीक्षा का प्रारूप की परीक्षा कैसे होती है, किस पैटर्न पे होती है। एग्जाम पैटर्न पर देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न ये होता है कि आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका यहाँ पर 50 का प्रश्न आते हैं, 50 प्रश्न आते हैं, और अंक की बात कर लें तो 100 आते हैं। यानी कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं और मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स आते हैं। पेपर 2 वो होता है, पेपर 1 में जो है वही आपका जो मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ वो है जो जनरल पेपर, कॉमन पेपर सबके लिए होता है। पेपर 2 रिलेवेंट जो आपका पीजी में सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर पेपर 2 होता है। ठीक है, पेपर 1 में आपका जो आ जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, डीआई हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया। फिर यहाँ पर आपका पीपल डेवलपमेंट हो गया, आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, और फिर आपका इधर आ जाएगा हायर एजुकेशन। ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये आपके पेपर 1 के हैं। किसके हैं? पेपर 1 के हैं। पेपर 2 का आपका जो भी आपका पीजी में सब्जेक्ट रहा है वो होगा। जैसे मान लीजिए मेरा ज्योग्राफी है, मेरा कॉमर्स है, मेरा पॉलिटिकल साइंस है, मेरा आपका लॉ है, तो मैं इसके लिए आप एलिजिबल हो जाऊंगी यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए। मेरा अगर मैंने एग्जाम्पल बताया है, ठीक है, यहाँ पर अगर मेरा जो भी सब्जेक्ट पीजी में रहा है उसको मैं यहाँ पर चूज करूंगी। ठीक है, इसमें मार्क्स आपके क्वेश्चंस आते हैं 100 क्वेश्चंस। मार्क्स जो है वो आपका 200 मार्क्स होते हैं। एक क्वेश्चंस के 2 मार्क्स मिलते हैं, एक क्वेश्चंस के 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अगर हम टोटल टाइम लिमिट की बात कर ले तो टाइम आपको 3 घंटे मिलते हैं, 3 आवर्स मिलते हैं। ठीक है, एक यानी कि
एक ही मतलब शिफ्ट में दोनों पेपर होता है। ये नहीं कि पेपर 1 अलग होगा, पेपर 2 होगा, नहीं, आपको दोनों जो है शिफ्ट के पेपर एक ही साथ करने होंगे। दोनों पेपर एक ही शिफ्ट में होते हैं। 150 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके लिए प्लस पॉइंट ये है। अच्छा, एक चीज और आप सोचिएगा, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, जो पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन है, उसे छोड़ दीजिए। पेपर 2 का जो ज्योग्राफी का बच्चा होगा तो वो तो केवल ज्योग्राफी ही भर सकता है ना, भीड़ तो अपने आप छट गई यहाँ पर। जो पॉलिटिकल साइंस का बच्चा होगा वो पॉलिटिकल साइंस का ही भरेगा। यहाँ पर आप जो भी आपका पीजी में सब्जेक्ट है वही आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छा है। और प्लस पॉइंट क्या है कि आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपका प्लस पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बहुत अच्छे होते हैं। परीक्षा कैसी होती है, साल में 2 बार होती है, एक आपका जून में होता है, एक आपका दिसंबर में होता है। ठीक है, दिसंबर वाला अभी में भी हो सकता हो कि अक्टूबर नवंबर में इसका फॉर्म आ जाए और आप लोग फिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो हैं आप लोगों के दिमाग में बैठ गई होंगी, आपको बहुत हेल्प करेंगी। अच्छा, एक चीज और है, जो और भी सारी चीजें हैं ना वो भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगी। जैसे मैंने जीआरएफ के बारे में बोला है, तो उसका पूरा एनालिसिस जो है ना वो मैं आप लोगों को करके बताऊंगी कि क्या फेलोशिप मिलती है, किस किस चीज के लिए आप रिसर्च कर सकते हैं, किस चीज के लिए जीआरएफ में, और आपका क्या स्कोप है कि आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही कुछ अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।